तो डियर आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स को। एंड थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट चैप्टर बोलो या फिर फर्स्ट टॉपिक बोल लो, दैट इज कॉल्ड योर बेसिक लॉ, है ना। वो भी क्या, गैस लॉज के बारे में स्टडी करेंगे। बेसिक गैस लॉज एंड कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग डील करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट आपका सब्जेक्ट हो जाता है थर्मोडायनेमिक्स फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट। अगर आप थर्मोडायनेमिक्स को अच्छी तरह से समझ लोगे तो आप लोग का काफी और आने वाले सब्जेक्ट ना वो क्लियर हो जाता है। ये कनेक्शन होता है, इसी से कई सारा सब्जेक्ट जो है ना वो निकलता है। जैसे इसी से आप लोग का निकल जाता है इंटरनल कंबशन इंजन, इसी से आपका निकल जाता है आरएसी, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। इसी से आपको अगर मैं बात करता हूं तो निकल जाता पावर प्लांट। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट। तो काफी बेसिक लॉज के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे और बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, बेसिक थ्योरम के बारे में डिस्कस करेंगे, जो आगे आप लोग को थर्मोडायनेमिक्स को समझने में और आसानी करेगा। और साथ ही साथ यहां से क्वेश्चन भी बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जैसे मैंने कहा था कि मैं थर्मोडायनेमिक्स को स्टार्ट करने से पहले कुछ बहुत ही बेसिक चीजें जो स्कूलिंग से रिलेटेड आपका थ्योरीज है वहां से स्टार्ट करेंगे। जो बच्चे अधिकतर छोड़ देते हैं और डायरेक्ट थर्मोडायनेमिक्स को स्टार्ट करते हैं पढ़ना कि व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स, व्हाट इज सिस्टम, व्हाट इज सराउंडिंग, व्हाट इज प्रॉपर्टीज। लेकिन मैं आपको बहुत ही बेसिक चीजें जो कभी ना कभी आप 8-9 में पढ़े होंगे, जैसे कि फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट थ्योरी आपका हो जाता है दैट इज कॉल्ड योर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस सब कुछ आपको पता चल जाएगा, ठीक है डियर। चलिए अभी हम लोग क्लास में फोकस करते हैं। बाकी जितने भी आप लोगों का कमेंट रहेगा, जितना तरह का डाउट रहेगा जो क्लास से अलग रहेगा, जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं उससे अगर कोई और डाउट रहेगा तो मैं आप लोग को स्टार्टिंग में ले लूंगा क्लास के, या फिर क्लास जब खत्म हो जाएगा तब मैं वो सारा डाउट लूंगा। बीच में जो भी क्लास मेरा चलेगा उस टाइम पे अगर कोई भी क्वेश्चन पूछना रिगार्डिंग लॉज थ्योरी जो आप मैं पढ़ा रहा हूं उसमें जो कोई समझ नहीं आया उसका कमेंट मुझे करिएगा। बाकी चीजें जो है कोर्स से रिलेटेड, टेस्ट सीरीज से रिलेटेड या कोई और चीज आप मेरे को बाद में या स्टार्टिंग में पूछ सकते हो। क्लियर, इस बात का ध्यान रखिएगा ताकि हम लोग कंसंट्रेट कर पाए हर एक चीज को जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। क्लियर, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को यहां पे पढ़ना क्या है, पढ़ना है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। अब यहां पे बात आता है सर जी, पहली बात तो ये बताओ कि थर्मोडायनेमिक्स जो हम लोग स्टार्ट किए हैं इसका मतलब क्या है। एक लाइन में सबको, हर एक जो भी सब्जेक्ट है, हर एक चैप्टर है, एक लाइन में आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए ताकि आप सामने वाले को समझा सको कि एक लाइन में बताओ इसका मतलब क्या आता है। तो देखो होता क्या बेसिकली, थर्मो मीन्स होता है हीट। थर्मो मीन्स क्या होता है, हीट होता है। और डायनामिक्स मीन्स होता है मोशन करना। डायनामिक्स मीन्स क्या होता है, मोशन करना है, यानी हीट बोले तो गति। तो गति का मोशन, गति जो चलता है ना एक जगह से दूसरे जगह, उसी के बारे में हम लोग थर्मोडायनामिक्स में स्टडी करते हैं। अब हीट मोशन करता है तो क्या करता है, वो अपने एनर्जी को कंजर्व करता है किसी और दूसरे एनर्जी में, या फिर ट्रांसफर करता है या कन्वर्जन करता है। जैसे कि हीट एनर्जी टू वर्क एनर्जी, हीट एनर्जी किसी और फॉर्म ऑफ एनर्जी में। यू नो दैट कि एनर्जी जो होता है, एनर्जी कंजर्व रहता है यूनिवर्स का। हम लोग का पूरा यूनिवर्स का एनर्जी को ना तो कोई डिस्ट्रॉय कर सकता है ना ही कोई क्रिएट कर सकता है, केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म पे कन्वर्ट किया जा सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, हीट एनर्जी को किसी और फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। जैसे मान लो आपने कैंडल जलाया है ना, तो कैंडल में भी क्या करते हैं हम लोग, यहां से हीट एनर्जी जब जलता है तो ये रहता है हीट एनर्जी, जिससे मुझे मिलता क्या है, लाइट एनर्जी। हीट एनर्जी से, हीट एनर्जी रहता है, हीट एनर्जी से आपको मिलता है लाइट, मिलता है लाइट एनर्जी मिलता है। और साथ ही साथ इसके साथ क्या मिलता है आपको, एक सेकंड, इसके अंदर का सॉरी, ये केमिकल एनर्जी से मिलता है, क्योंकि कैंडल के अंदर रहता है मेरा केमिकल एनर्जी। तो मैं बोल सकता हूं कि केमिकल एनर्जी से आपको हीट एनर्जी भी मिलता है, हीट एनर्जी मिलता है, प्लस आपको लाइट एनर्जी भी मिलता है, लाइट एनर्जी भी मिलता है। तो अब मैं क्या करा, केमिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में और लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करा, केमिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में लाइट एनर्जी कन्वर्ट करा। इसी तरह कोई भी फॉर्म ऑफ एनर्जी देखोगे तो वो एनर्जी को क्या करता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करता है। सेम चीज करेंगे लेकिन यहां पे हम लोग करेंगे किसका, हीट एनर्जी का, क्योंकि थर्मोडायनामिक्स, हीट को डायनेमिक्स करके अलग फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और उससे हम लोग वर्क डन वगैरह करेंगे। जैसे सर एग्जांपल डायरेक्ट बताइए, चूंकि वी आर फ्रॉम मैकेनिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, तो हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है बाइक या कार्स वगैरह या मोटरसाइकिल वगैरह, जितना भी मशीन होता है या फिर कोई भी छोटा से छोटा मशीन, उस मशीन में हम लोग क्या करते हैं, चलो बाइक लेके चलते हैं, ऑटोमोबाइल पार्ट्स में बाइक ही जो आपके घर में पड़ता है। मैं वही सभी एग्जांपल लूंगा जो आपके आमने सामने रहता है ताकि आप बेहतर तरीके से समझ सको। आप बाइक में क्या डालते हो सर, तो सर मैं बाइक में डालता हूं फ्यूल, जैसे कि पेट्रोल डालते हैं या फिर कार वगैरह में डीजल भी डाला जाता है, तो दोनों फ्यूल ही है, राइट। अब फ्यूल के अंदर मेरा होता क्या है, तो होता सर केमिकल एनर्जी। क्या होता है मेरा, केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, समझना, केमिकल एनर्जी। अभी आप डालते कहां पे हो, तो टैंक में डालते हैं सर, राइट। फ्यूल टैंक होता है आपके डीजल, आपके बाइक में टैंक में डाला जाता है।
टैंक में डालने के बाद वो कहां जाता है, पिस्टन सिलेंडर, आपका इंजन, ऑब्वियसली बात है आपका इंजन होता है, आप देखते हो बाइक में इंजन लगा रहता है, इंजन जाता है, इंजन में क्या रहता है, सिलेंडर रहता है, पिस्टन का अरेंजमेंट रहता है, जहां पे क्या करता है, फ्यूल जाता है, यहां पे फ्यूल अंदर चल गया, और ऑब्वियसली बात है वहां अंदर जाके क्या होता है, कंबसन होता है, यानी जलता है, वो फ्यूल आपका जलता है, और जब वो जलता है तो क्या प्रोड्यूस करता है, हीट प्रोड्यूस करता है, यानी कि आपने इस केमिकल एनर्जी से किस एनर्जी में कन्वर्ट करा, हीट एनर्जी में कन्वर्ट करा, तो घुमा फिरा के आ गया ना हीट एनर्जी, राइट। इसलिए इंजन हम लोग बनाते हैं ताकि हम लोग हीट का यूज कर पाए, तो हीट एनर्जी बन गया। अब जैसे मुझे हीट एनर्जी मिला, हीट एनर्जी मिला, इस हीट एनर्जी से हम लोग करवाते हैं वर्क डन, क्या कहलाते हैं, वर्क डन कराते हैं। वर्क डन मतलब क्या होता है कि आपका पिस्टन सिलेंडर चलता है, कंबसन होता है, हीट प्रोड्यूस करता है, हीट के वजह से एनर्जी, जिसकी वजह से पिस्टन को धक्का देता है, पिस्टन आगे पीछे मूव करता है, और पिस्टन से कनेक्टेड रहता है मेरा क्रैंक, आपका पूरा का पूरा शाफ्ट कनेक्टेड रहता है, ठीक है, और वो रोटेट करता है, रोटेशन की वजह से आपका जो व्हील रहता है, चक्का, वो चलता है और धीरे धीरे दूरी तय करता है, डिस्प्लेसमेंट तय करता है, डिस्टेंस तय करता है, जिससे आप लोग को वर्क डन मिल जाता है। वही काम रहता है, या तो आप खुद वर्क डन करते हो, या फिर किसी सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करते हो, या रोटेशन से किसी चीज को पीसा जाता है, या फिर एक जगह से कन्वेयर बेल्ट से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है, वेरियस तरह का हम लोग काम करते हैं। तो आपने क्या करा, हीट एनर्जी से वर्क एनर्जी में कन्वर्ट करा, तो हो गया ना। तो ये केमिकल एनर्जी को पहले हम लोग हीट एनर्जी में कन्वर्ट किए, इसलिए तो होता है जब जल जाता है ना, और जलने के बाद जब आपका काम कर जाता है, बचा हुआ जो धुआं रहता है, जो एग्जॉस्ट रहता है, वो फिर साइलेंसर से बाहर निकलता है, राइट। जो एक तरह से समझ सकते हो कि जो आउटपुट आपका मिला वो हीट मिला, वर्क डन हुआ, और इनपुट आपको हीट दिया गया, सॉरी इनपुट हीट मिला, काम किया, हीट जनरेट किया, इससे वर्क डन मिला, और आउटपुट जो एग्जॉस्ट हुआ वो धुएं के रूप में बाहर हो जाता है। सेम किया जाता है इंजन वगैरह के लिए, इंजन में भी आप देखते हो, है ना, आप देखो जनरेटर वगैरह में किसी तरह का इंजन देख लो, या फिर बड़ा बड़ा चिमनी वगैरह देखते हो, वहां भी कोयला वगैरह से या चारकोल वगैरह से वही हीट प्रोड्यूस किया जाता है, जैसे स्टीम बनाते हैं, स्टीम को टरबाइन में हम लोग डाला जाता है, टरबाइन के ब्लेड से टरबाइन ब्लेड घूमता है, जिससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जनरेट करते हैं, और बाद में फिर वो क्या होता है, आपका एग्जॉस्ट भी होता है। तो दीज ऑल आर दी फील्ड ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये सभी हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में स्टडी करते हैं। नाउ अब बारी इतना अगर आप समझ गए कि सर, आप एक लाइन में किसी को मैं समझा सकता हूं कि थर्मोडायनेमिक्स मींस हीट का मोशन। अब हीट का मोशन करके हम लोग क्या करते हैं, हीट से वर्क डन में कन्वर्ट करते हैं, दैट्स इट, हीट से वर्क डन में कन्वर्ट करते हैं। अच्छा, आप मेरे को बोलेंगे सर जी आपने कहा थर्मोडायनेमिक्स हम लोग एनर्जी का कन्वर्जन करते हैं, जैसे हीट एनर्जी टू वर्क एनर्जी, तो सर एनर्जी तो कई तरह का होता है, जैसे आपका विंड एनर्जी है ना, टीडल एनर्जी है ना, टीडल एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, वेव एनर्जी, राइट। इसके अलावा काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, उसी में एक आ जाता है मेरा हीट एनर्जी, एक आ जाता है मेरा हीट एनर्जी, और एक आ जाता है मेरा वर्क एनर्जी, वर्क एनर्जी। तो सर इन सब में सबके बारे में स्टडी करते हैं, नहीं डियर, हम लोग केवल और केवल वर्क एनर्जी और हीट एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं, बस इन्हीं दो के बारे में पढ़ते हैं। हम लोग को विंड एनर्जी, टीडल एनर्जी, लाइट एनर्जी, जितनी भी तरह का एनर्जी, साउंड एनर्जी, वेव एनर्जी, काइनेटिक, पोटेंशियल, और जितना तरह का एनर्जी है, उन सब से मुझे कोई मतलब फिलहाल नहीं है। इन थर्मोडायनेमिक्स वी ओनली स्टडी अबाउट वर्क एनर्जी एंड हीट एनर्जी। क्यों? क्योंकि मेरे पास है तेल, फ्यूल से हम लोग कन्वर्ट करते हैं इंजन के थ्रू हीट, और हीट से हम लोग करवाते हैं उसका काम, रोटेशन करवाएंगे, रेवोल्यूशन करवाएंगे, वेट को लिफ्ट करने के लिए, एक जगह से सामान को दूसरी जगह करने के लिए, है ना, कई तरह का वॉशिंग मशीन घूमने के लिए, घुमाने के लिए, पंखा चलवाने के लिए, किसी तरह का एनर्जी, समझ गए ना। ये दो चीज का काम यहां पे हम लोग करते हैं। मैं आपको बता दूंगा डियर, है ना, कब तक कंप्लीट होगा मैं बता दूंगा आपको, टेंशन ना लो, है ना। मैं एक आपको टाइम स्पेम बताऊंगा, अच्छी तरह से एक वीडियो बता दूंगा, उसमें आपको पता चल जाएगा कि कब तक आप लोग का जो है मैकेनिकल का पूरा कोर्स कंप्लीट में करवाऊंगा, ठीक है। चलो टेंशन ना लो, मैं स्पेशल एक वीडियो लाऊंगा, छोटा वीडियो लाऊंगा, एक गाइडेंस सीरीज जैसा, जिसमें आप लोग को पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा कितना पढ़ना, कितना आपको टाइम लगेगा। फिलहाल फोकस करते हैं हम लोग स्टडी पे, ठीक है। चलिए, एक तो चीज इतना आप समझ गए होंगे कि क्या होता है ये चीज, और केवल हम लोग हीट एंड वर्क के बारे में स्टडी करते हैं। नाउ अब बारी जब मैं बोला कि हम लोग थोड़ा सा चल जाते हैं स्कूलिंग 8, 9 जो 10 में हम लोग पढ़ते हैं, उन सभी चीज को पढ़ते हैं। और बाय द वे यहां से भी क्वेश्चन बनता है, ये बहुत ही फंडामेंटल होता है, जो मैकेनिकल वाले स्टूडेंट हमेशा मिस कर जाते हैं, जिसके वजह से आगे चलकर बड़ा दिक्कत होता है। देखो मैं यहाँ पे क्या बताना चाह रहा हूं, जैसे यहाँ पे बात करा गया काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, तो बोलेंगे सर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस क्यों नहीं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर क्यों नहीं हम लोग लिखें, राइट। ऑब्वियसली बात है, क्योंकि मैटर क्या होता है, मैटर जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है और जिसका कुछ वजन भी होता है, स्पेस ऑक्यूपाई, उसी को तो हम लोग मैटर कहते हैं, जिसको हिंदी में कहा जाता है पदार्थ। और यू नो दैट कि जो मैटर होता है वो 3 तरह का मेरा होता है, इट माइट बी सॉलिड, इट माइट बी लिक्विड, और इट माइट बी गैस। मेरा सॉलिड लिक्विड, वैसे तो 4th स्टेट भी होता है और 5th स्टेट भी होता है, राइट। लेकिन फिलहाल अभी हम लोग
तीन स्टेट के बारे में बात करते हैं। जनरली इन जनरल हम लोग पता है कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के बारे में स्टडी करते हैं। तो व्हाई वी ओनली स्टडी अबाउट द गैस, क्यों हम लोग गैस लॉ बोले हैं, क्यों हम लोग लिक्विड लॉ नहीं बोले हैं, सॉलिड लॉ नहीं बोले हैं, मैं आपको समझाता हूं। होता क्या डियर, सॉलिड का बिहेवियर का स्टडी करना इजी होता है, लिक्विड का बिहेवियर का स्टडी करना इजी रहता है। क्यों, ये दोनों का दोनों मेरा रेस्ट कंडीशन पे हो सकता है। तो कोई भी जब रेस्ट रहता है, जैसे आपके स्कूल में मान लो आप जहां पढ़ते हो वहां पे दो बच्चा है और उन दो बच्चा को आप लोग को पता करना है कि भाई दो बच्चा का बिहेवियर कैसा है, दो बच्चा का रंग कैसा है, दो बच्चा कर क्या रहा दिन भर, ये आप पता करना चाहते हो, और एक पूरा का पूरा क्लास में आपका है, राइट। अभी दो बच्चा जो है ना, ये दोनों बच्चा अगर बैठा हुआ है तो आप अच्छी तरह से स्टडी कर सकते हो, लेकिन ये बच्चा अगर मूवमेंट करते रहे, मतलब कोई आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं भाग रहा है, तो उन दोनों के रूप रंग जानना, क्या कर रहा क्या नहीं करना बड़ा डिफिकल्ट है। कोई इसके ऊपर चढ़ रहा, कोई इसके ऊपर चढ़ रहा है, लेकिन कोई स्टेटिक रेस्ट कंडीशन में है तो आप सारे प्रॉपर्टीज पता कर सकते हो, कलर के बारे में, रंग के बारे में, बिहेवियर के बारे में, कितना हाइट है, कैसा वो क्या पहना क्या नहीं, राइट, समझ गए। सेम विद द सॉलिड एंड लिक्विड, क्योंकि सॉलिड एंड लिक्विड मेरा रेस्ट कंडीशन में रहता है तो इसका स्टडी करना ईजी होता है। आप बोलेंगे सर लिक्विड तो बहता है, तो आप क्यों बोले कि लिक्विड भी रेस्ट आता है। फ्लूइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट होता है, आप लोग पढ़े होंगे। फ्लूइड मैकेनिक्स में एक टॉपिक आता है हाइड्रोस्टेटिक फ्लूइड, क्या मैंने कहा, हाइड्रोस्टेटिक फ्लूइड। अब भाई साहब आप बोलेंगे सर जी हाइड्रो मींस क्या होता है, हाइड्रो मींस होता है पानी, स्टेटिक मतलब होता है रेस्ट कंडीशन पे, फ्लूइड मतलब जो फ्लो करता है, जैसे हवा भी फ्लो करता है तो हवा को ही फ्लूइड कहेंगे, वाटर भी फ्लो करता है वाटर को ही फ्लो करेंगे, ऑयल जो होता है वो भी फ्लो करता है, जो भी दुनिया में फ्लो करता बहता है उसको हम लोग फ्लूइड कहते हैं। तो यानी वाटर भी रेस्ट कंडीशन पे हो सकता है, जब आपको पता होगा रेस्ट कंडीशन मेरा शेयर स्ट्रेस जो होता है वो जीरो होता है, केवल उस टाइम पे नॉर्मल स्ट्रेस ही लगता है उसमें, राइट, ये चीज ध्यान रखना। अच्छा, मोर सर्किल बनाते हैं, मोर सर्किल में मुझे देखने मिलता है एक पॉइंट जहां पे शेयर स्ट्रेस जीरो रहता है, राइट, क्योंकि शेयर स्ट्रेस थोड़ा भी लगा तो डिफॉर्मेशन मुझे देखने को मिलता है। खैर, मेरा कहने का मतलब ये था कि मेरा जो वाटर होता है वो भी रेस्ट कंडीशन में रहता है, यानी उसका स्टडी करना इजी है। और सॉलिड तो भाई सॉलिड तो पूरा रेस्ट कंडीशन पे है ही, तो उसका स्टडी करना तो बहुत इजी होता है, और लिक्विड का स्टडी। लेकिन गैस क्या दिक्कत है, गैस मेरा हमेशा मोशन करते रहता है, हमेशा गति करते रहता है। आप बोलेंगे सर कैसे, है ना, बढ़िया सेशन दे रहे हैं सर, थैंक यू सो मच। ओके, वेरी वेलकम डियर, थैंक यू सो मच कि आपको अच्छा लगा। चलो फिलहाल जब मेरा टारगेट है आप लोग को जॉब दिलाना, जिस दिन आपका क्वालिफिकेशन हो जाएगा, क्वालिफाई आप कर जाएंगे, है ना, और नेक्स्ट स्टेप के लिए जाएंगे, उस दिन मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो थैंक यू सो मच कि आप अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, अभी आप फोकस करिए। हाँ, तो मैं बात क्या कर रहा था डियर कि भाई साहब मैंने ये कहा कि मेरा जो रेस्ट कंडीशन में रहता है सॉलिड और लिक्विड का, इसको हम लोग रेस्ट कंडीशन में रहता है तो स्टडी करना आपका क्या हो जाता है, इजी होता है। जो गैस होता है वो हमेशा मोशन कर रहता है। सर कैसे पता सर आपको कि मोशन करते रहता है, गैस कैसे नहीं रेस्ट कंडीशन में हो सकता है। अब इसके लिए कोई ना कोई विद्यमान महा आत्मा होंगे जो बड़ा अपना लाइफ इसमें योगदान पूरा का पूरा लाइफ दिया गया है। ये लाइफ दिया गया है अपना पूरा लाइफ इसमें रिसर्च करने में लगा दिए हैं मैक्सवेल एल बोल्ट्जमैन। अब ये दोनों जो महारथी हासिल किए हैं ना, वो ये किए हैं पूरा का पूरा स्टडी करके सिर्फ ये पता लगा इनके द्वारा कि गैस पार्टिकल आर ऑलवेज इन मोशन। और ये किस लॉ के अकॉर्डिंग दिया गया, किस थ्योरी के अकॉर्डिंग, किस थ्योरम के अकॉर्डिंग, तो उसको कहा जाता है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो ये बहुत ही फेमस आपका थ्योरम है। इसका रिजल्ट एक थोड़ा सा है, देखो मैं आपको उतना ज्यादा झंझट नहीं लिखवाऊंगा, मैं आपको 2-3 लाइन ही लिखवाऊंगा जहां से क्वेश्चन बनते हैं, बाकी चीजें आपको समझना है। और आप लोग बच्चा हो नहीं कि आप पूरा का पूरा पोथी भर लिखो, आपको लिखना उतना ही है जहां से क्वेश्चन बनता है। जैसे कि भाई अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, तो आपको ऑप्शन में दे देगा कुछ भी, तो आपको अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस गैस पार्टिकल आर ऑलवेज इन मोशन, बस इतना ही आपको पूछा जाएगा। या सेकंड क्वेश्चन कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस इज गिवन बाय, तो मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन। तो इनके द्वारा ये प्रूव किया कि गैस जो होता है ना वो हमेशा मोशन करते रहता है, गति करते रहता है। आप बोलेंगे सर प्रैक्टिकल कोई एग्जांपल है जिसके थ्रू से आप ये प्रूव कर सकते हो, तो एकदम बिल्कुल प्रूव कर सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूं। अगरबत्ती आप पूजा करते होंगे या मम्मी लोग पूजा करते होंगे, फिर कहीं ना कहीं आप देखे होंगे अगरबत्ती, है ना, ये जलता है। जब ये जलता है आप देखोगे क्या ये कभी स्ट्रेट लाइन में चलता है, नहीं ना, ये हमेशा इधर उधर इधर उधर इधर उधर अपने मोशन को भी चेंज करता है और कोलोजन भी करते रहता है। नॉट ओनली ये हमेशा मोशन करता रहता है, आपस में कोलोजन भी करते हुए रहता है, हमेशा कोलोजन भी करते रहता है। अच्छा, दूसरा चीज, आप एक काम करना, रूम को अंधेरा करना और एक थोड़ा सा विंडो खोल देना, खिड़की आप खोल देना। जब रूम अंधेरा रहता है ना, एक लाइट आता है, तो आप देखते हो ना रेंडम मोशन, गैस जो रहता है वो रेंडम मोशन में रहता है। फिर आप बोलेंगे सर ये तो धुलकन है, ये तो गैस पार्टिकल नहीं है। ये मैं आपको समझा रहा हूं,
गैस पार्टिकल भी उसी तरह, क्योंकि कहीं ना कहीं जो डस्ट रहता है वो आपके मॉलिक्यूल के बीच में ही रहता है, उसके साथ ही मोशन करता रहता है। तो आप लोग को क्या देखने को मिलेगा कि वो हमेशा मोशन करते रहता है। तो दैट्स वाई गैस के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, क्योंकि लिक्विड और सॉलिड का स्टडी करना इजी है, इन दोनों का स्टडी करना क्या है, इजी है। इसका स्टडी करना, क्योंकि मैंने जैसे कहा ना, दो बच्चा हमेशा दौड़ते भागते रहेगा ना, तो उसके बारे में जानना बहुत डिफिकल्ट है। तो फिर कैसे जानेंगे, तो हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग जो साइंटिस्ट है अलग अलग रिसर्च पेपर लाया है कि भाई देखो तुम गैस के बारे में इस तरीके से जान सकते हो, मैंने गैस का स्टडी करा है, उसके अकॉर्डिंग ये पता चला है, उसको टेम्परेचर को कम करके ज्यादा करके, वॉल्यूम को बढ़ा के घटा के, प्रेशर को घटा के बढ़ा के, कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट निकला, उसके थ्रू से हम लोग पता लगाते हैं कि अच्छा गैस का बिहेवियर ऐसा है, गैस का नेचर कुछ ऐसा है। इस तरह से हम लोग पता कर सकते हैं। जैसे कि उसी दो बच्चा का आपको स्टडी करना जो दौड़ भाग करता रहता है, तो प्रिंसिपल आकर डांटेगा धमकाएगा, है ना, तो समझ लो, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किए, प्रेशर अप्लाई किए कि तुम लोग शांत में रहो, तुम लोग कुछ बदमाशी मत करो, तब जाके शायद उन लोगों के बारे में पता चल पाएगा कि उन लोगों को डांट लगवाएं, तब जाके उन लोगों के बारे में पता चला। समझ गए ना, तो यानी एक्सटर्नल कुछ हम लोग यहाँ पे सोर्स या फिर थ्योरी वगैरह लगाए तब जाके पता चलेगा। दैट्स व्हाई वी स्टडी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, नॉट काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। समझ गए इतना, एकदम जीरो से मैं चलूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट, है ना। कहीं भी दिक्कत होगा तो यू कैन आस्क मी, इसलिए मैंने कहा लाइव आना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बाद में मत देखना, फिर बाद में कोई दिक्कत होगा तो यू कांट आस्क मी एनीथिंग। और अगर पूछ भी सकते हो व्हाट्सअप में, तो मैंने कहा कि आप बोलोगे कब, मैं रिप्लाई कभी कब करूंगा, तो टू द पॉइंट आपको लाइव से ही पता चलेगा। जैसे यहां देख सकते हो, रेंडमली मोशन किसी भी डायरेक्शन में कर रहा है और ऑलवेज कर रहा है। समझ गए ना, किसी भी मोशन में डायरेक्शन में मोशन करेगा और हमेशा करेगा, ऑलवेज, ऑलवेज इन एनी डायरेक्शन, एनी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में मोशन करेगा और हमेशा करेगा। इतना मुझे समझ आया ये चीज। सुपर प्लस सर जी, थैंक यू सो मच डियर। चलो अगर यहां तक आपको समझ आ गया तो वी आर मूव करते हैं आगे। अब देखो आप बोलेंगे सर ये बॉयल्स लॉ क्यों दिया गया, अभी देखो बॉयल्स लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर बात करेंगे हम लोग चार्ल्स लॉ के बारे में, और मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आखिर बॉयल्स लॉ प्रैक्टिकल लाइफ में कहां कहां देखने को मिलता है, वो भी समझाएंगे। क्योंकि अभी तक अगर मान लो आपने नहीं पढ़ा है या आपने रटा होगा कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, आप बोलेंगे सर कैसे, तो मैं आपको बताऊंगा कैसे आज। अच्छा ये कहां कहां आपको जीवन में देखने को मिलता है, जिससे आप रिलेट कर सकते हो और फिर आप लाइफ में कभी नहीं भूलोगे। इस एग्जाम तो दूर की बात है, आप लाइफ भर नहीं कभी भूलोगे। ऐसा मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल भी आपको देख सकते हो, फोटो के थ्रू समझाऊंगा, जो आप लाइफ में देखते हो, ये सभी चीज देखते हो। उसी तरह बात करेंगे चार्ल्स लॉ, उसी तरह बात करेंगे हम लोग एवोगैड्रो लॉ। बट उससे पहले सर ये लॉ क्या है और इस लॉ के बारे में हम लोग को पढ़ना ही क्यों है, जैसे होता है ना, चलो पढ़ते हैं बॉयस लॉ, क्यों पढ़ेंगे। मेरा तो हमेशा जब भी मैं पढ़ाऊंगा या जब भी आप कभी पढ़ते हो, तो मेरा तो ये मानना कि स्टूडेंट को हर एक चीज में क्वेश्चन पूछना चाहिए कि सर अगर अभी लॉ पढ़े काइनेटिक्स, समझ आया क्यों पढ़े, लेकिन सर इसके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको बता रहा हूं इसके बारे में इसलिए पढ़ते हैं डियर, क्योंकि जस्ट मैंने कहा कि गैस का बिहेवियर बहुत ही अब्रप्ट और रैंडम होता है, इसका स्टडी करना बहुत ही डिफिकल्ट है। तो इस गैस का बिहेवियर को पता लगाने के लिए ही बॉयल्स लॉ आया सामने, और वो बोला कि मेरे अकॉर्डिंग गैस का नेचर ऐसा है। उसके बाद आया कौन, उसके बाद आया आपका दैट इज कॉल्ड योर चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ या वो बोला कि मेरे अकॉर्डिंग गैस का नेचर ऐसा है। तो हर कोई क्या किया ना, बेसिकली गैस को ही समझाने का ट्राई कर रहा है कि आप गैस का बिहेवियर को जानो किसी तरीके से। तो बस यही किया जा रहा सबके द्वारा। तो चलो देखते हैं कि आखिर बॉयल्स भाई साहब क्या बोले हैं गैस के बारे में। ये क्या बोलते हैं कि अगर हम लोग टेम्परेचर को, गैस के टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं, गैस के टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं, तो वॉल्यूम जो होता है ना, वो मेरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर का। अच्छा प्रोपोर्शनल इनवर्सली तो आपको पता होगा, एक होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जैसे ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। डायरेक्टली का मतलब होता है कि अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा भी वैल्यू बढ़ेगा। जैसे मान लो इसका वैल्यू है, सपोज करो मेरा 500 और इसका भी वैल्यू है मेरा 1000, तो अगर मैं बोला कि 500 जो है ना, 500 का मैं 10% बढ़ाया, 10% जो है वो इंक्रीज कर दिया, तो इसका भी 10% मेरा इंक्रीज कर जाएगा, इसका भी 10% इंक्रीज जाएगा। मतलब दोनों सेम रेशियो से बढ़ेगा, एक अगर घटेगा दूसरा भी सेम रेशियो से घटेगा। जैसे कि किसी का सैलरी समझ लो, किसी का सैलरी है 10,000 और किसी का सैलरी हम मान लेते हैं 1 लाख। कितना है मेरा, 1 लाख है, 10,000 नहीं 1 लाख है, तो के मतलब 1000 होता है, तो 10,000 है 1 लाख है। अगर मैं बोला कि इसका 10% बढ़ा सैलरी, यानी कि इसका 11,000 हो गया, तो इसका भी 10% बढ़ेगा, यानी कि इसका कितना हो गया, इसका हो गया 1,10,000। तो यानी इस तरह से बढ़ता और घटेगा तो दोनों घटेगा, बढ़ेगा तो दोनों बढ़ेगा। दैट इज कॉल्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली का मतलब क्या होता है कि अगर एक घटा तो दूसरा उतना से बढ़ेगा। जैसे ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/b, तो अगर b जितना से बढ़ा ना उतना से ये घट जाएगा बेचारा। जैसे अगर कोई बोलेगा फिर से कि 10,000 मेरा सैलरी था और मेरा सैलरी कितना का है, मेरा 1 लाख सैलरी, वो बोला ना कि अगर मेरा सैलरी
10% बढ़ गया तो इसका 10% अगर इंक्रीज कर जाएगा ना तो बेचारे का 10% से घट जाएगा। ऐसा कुछ अगर लॉ रहेगा तो इस तरह से काम करता है। तो ये चीज ये बोला कौन, मेरा बोला बॉयल्स लॉ। जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है ये कंडीशन ये बोला। आप बोलेंगे सर प्रैक्टिकल थोड़ा बता दीजिए, रियल लाइफ में कहां कहां देखने को मिलता है ना, वो बता दीजिए। चलो मैं आपको बताता हूं। और क्या सर इसको मैं प्रैक्टिकल लिखता हूं तो ये जो लॉ दिया गया है ये लॉ है थियोरेटिकली, ये लॉ है थियोरेटिकल। अब बताते हैं एक होता थियोरेटिकल लॉ, एक होता प्रैक्टिकल लॉ, है ना, प्रैक्टिकल। तो क्या सर ऐसा प्रैक्टिकली पक्का पॉसिबल है? पक्का नहीं, पक्का थोड़ा बहुत चेंज तो आता है, पक्का थोड़ा। जैसे प्रैक्टिकल थ्योरी, देखो थ्योरी का मतलब होता है आइडियल, थ्योरी का मतलब क्या होता है आइडियल, आइडियल या इमेजिनरी। जैसे आप क्या बोलते हो सर आज से मैं पढ़ूंगा और आईटीआई प्रिंसिपल का डेली 10-10 घंटा करके पढ़ूंगा और 6 महीने में सर इस एग्जाम को निकाल लूंगा। आपने वो थ्योरी में लिखा। एक हम लोग बताते हैं ना रूटीन बनाते हैं कि इतना इतना पढ़ेंगे, आपने थ्योरी यानी आइडियल एक इमेजिनरी सोचा इतना करेंगे। क्या इतना आप डेली कर पाओगे? नहीं। कभी ना कभी आपका तबीयत कुछ खराब हो गया, कुछ ऐसा इमरजेंसी पड़ गया कि आप 10 को नहीं कभी 9 घंटा पढ़े, हो सकता है कभी ज्यादा पढ़ दिए, लेकिन आप वो चीज को अचीव करने में थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा कि डेली उस चीज को फॉलो कर पाओ, राइट। तो उसी तरह से थ्योरी दिया गया है। प्रैक्टिकल में थोड़ा बहुत आगे पीछे ऊपर नीचे होता है, लेकिन इस चीज को अगर मैं देखना चाहता हूं कि भाई कहां मुझे देखने को मिलता है रियल लाइफ में, ये फिगर समझाया गया। यहां ध्यान देना कि टेम्परेचर कांस्टेंट है। देखो टेम्परेचर का जो कांटा है ना वो दिखाई दे रहा है 300 डिग्री सेल्सियस में, तो यहां भी 300 है और यहां भी देख सकते हो 300 ही टेम्परेचर आपको दिखाया गया है, राइट। लेकिन अगर मैं बात करता हूं वॉल्यूम का, तो वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम इसमें इतना से यहां तक है, यानी वॉल्यूम अभी इतना ज्यादा है। वॉल्यूम देखो इसमें घट गया, यानी कि वॉल्यूम यहां पे ज्यादा था, वॉल्यूम यहां पे क्या हो गया, कम हो गया। तो जब वॉल्यूम घट गया है, प्रेशर ऑटोमेटिक, देखो प्रेशर इतना कितना था, 1 के आसपास था। मान लो बार में मेजर करा जा रहा है, तो बार अगर 1 बार है तो यहां पे देखो 2 बार हो चुका है। प्रेशर क्या हो चुका, 2 बार, यानी प्रेशर यहां पे बढ़ चुका है, प्रेशर बढ़ चुका है। तो जब मेरा वॉल्यूम घटा तो प्रेशर बढ़ गया, ठीक है। 1 सेकंड बढ़ा है ना, तो ऊपर टाइप से एरो होगा ना, 1 सेकंड, तो क्या हो जाएगा, प्रेशर मेरा बढ़ जाएगा। यही तो बोला है, यही बोला है कि अगर देखो यहां पे प्रेशर क्या है, मैंने क्या बढ़ाया तो ये मेरा घटा। इनवर्सली का मतलब वही होता व्हेन द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। अभी भी 300 है, यहां भी 300 है। प्रेशर देखो 1 से 2 हो गया और वॉल्यूम मेरा कितना था, 4 था। यहां पे 4 मान लो लीटर में ले लो, 4 आपका लीटर था वॉल्यूम में, किसी में भी ले लो, है ना। हम लोग वॉल्यूम को मीटर क्यूब में ले लेते हैं, तो 4 था तो यहां देखो 2 हो गया, राइट। ये समझ आया। तो अगर ये समझ आ गया तो अब हम लोग बढ़ते हैं कि इस चीज को कैसे मैथमेटिकली लिखेंगे। तो देखो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/p, ये है मेरा। और जब भी प्रोपोर्शनल को हटाते हैं, और एक चीज जैसे a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में मैंने b बोल दिया, याद रखना। मैं और एक चीज आपको बताता हूं, दुनिया में कभी भी प्रोपोर्शनल को जब हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आके जुड़ता है। आप सुने हैं ना, कोई भी लॉ जो होता है a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल p, और जैसे इसको हटाते कोई ना कोई कांस्टेंट जुड़ जाता है। जैसे रेजिस्टेंस जुड़ता है ओम्स लॉ में, या न्यूटन्स लॉ विस्कोसिटी आप पढ़ते हैं ना, वहां पे क्या बोलते हैं, टाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू du/dy फ्लूइड में, है ना। तो यहां से क्या होता है, जब ये हटता है तो जुड़ जाता है मेरा क्या, डायनेमिक विस्कोसिटी। या फिर दुनिया में कोई भी चीज अगर देखोगे तो जैसे आप बराबर को हटाते हैं कांस्टेंट आके जुड़ जाता है। तो सेम चीज यहां पे फंडामेंटल हम लोग लगाएंगे कि v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू p है, तो मैं क्या करूंगा, अगर इसको बराबर को हटाऊंगा तो एक आके कांस्टेंट जुड़ जाएगा। तो कांस्टेंट मतलब c को बोल दिए और 1/p, और p को अगर उधर ले जाएंगे तो क्या होगा, pv इक्वल टू कांस्टेंट। तो बस ये मेरे को मिला pv इक्वल टू कांस्टेंट। अब ये एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए हो गया। वो पर्टिकुलर पॉइंट मतलब जैसे ये एक केवल और केवल मैं इसी अगर सेशन को लेकर चलता हूं, तो यहां पे कुछ भी मेरा प्रेशर मान लो है 1 बार है। यहां पे टेम्परेचर कितना 300 डिग्री सेंटीग्रेड है ना, और वॉल्यूम कितना है 4 आपको दिया है मीटर क्यूब। ये मेरा दिया गया इस पर्टिकुलर एक पॉइंट पे। लेकिन ये प्रोसेस हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह गए ना, तो दिस इज योर प्रोसेस। जैसे बोला जाता है ना, आप एग्जाम को कैसे क्वालिफाई किए, तो प्रोसेस बाय प्रोसेस। सबसे मैंने पहले इस सब्जेक्ट को पढ़ा, फिर मैंने उस सब्जेक्ट को पढ़ा, फिर ऐसे करके फिर मैंने क्वालिफाई करा, फिर मैं नॉन-टेक को पढ़ा, फिर मैं इस चीज को करा, फिर डीवी तक गया। तो इस प्रोसेस बाय प्रोसेस। तो यहां से अगर यहां जा रहे हैं तो ये मेरा पहला पॉइंट कहलाएगा, ये मेरा दूसरा पॉइंट। क्यों? क्योंकि इस दूसरा पॉइंट में हर एक चीज चेंज हो रहा है, प्रेशर भी चेंज हो रहा है, टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है, हर चीज। हाँ टेम्परेचर तो वैसे कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट, लेकिन बाकी दो चेंज हो रहा है। यानी कि अगर मैं प्रोसेस के लिए लिखता हूं तो लिख सकता हूं P1 V1 इक्वल टू P2 B2, लेकिन इन दोनों का वैल्यू मेरा सेम रहेगा क्योंकि भाई कांस्टेंट है। समझ गए? फिर बोलेंगे सर बढ़ा घटा कैसे, मैं समझा रहा हूं। मान लो दोनों मिला के मेरा कितना है 100 है, तो इन दोनों मिला के भी मेरा 100 ही होगा, लेकिन अंतर बस ये होगा कि यहां पे अगर मेरा प्रेशर सपोज कर लो 10 है ना, 10 है, और यहां पे इंटू मेरा 10 था वॉल्यूम था। तो यहां पे अगर मान लेते हैं, जैसे यहां पे क्या हुआ है कि भाई इनवर्सली है, तो मान लेते हैं प्रेशर यहां पे मेरा बढ़ गया था, है ना, प्रेशर मेरा बढ़ गया था, तो प्रेशर में बढ़ा दिया 10 से मान लो मैंने 20 कर दिया,
10 से मैंने 20 कर दिया। अब मेरा इंटू होके तो आना 100 ही है, तो 5 कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ, मेरा वॉल्यूम घट गया। तो बिल्कुल मेरा रिलेट किया फॉर्मूला को, रिलेट किया कि नहीं। मेरा यहाँ पे P1 था और V1 था, यहाँ हो गया P2 V2। तो मैंने यहाँ पे क्या करा था, जब मैंने प्रेशर को बढ़ा दिया तो वॉल्यूम ऑटोमेटिक घट गया। तो वही होता है मेरा व्हेन द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल एग्जांपल कहाँ मुझे लाइफ में देखने को मिलता है। क्या चीज मुझे देखने को मिलेगा कि V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर व्हेन टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। देखो सबसे पहली बात, सिरिंज आप देखते हो, सिरिंज में क्या होता है, आप ऐसा तो कोई नहीं है जो सिरिंज नहीं देखा होगा। सिरिंज में क्या होता है डियर, यहाँ पे जो भी लिक्विड है, सपोज करो यहाँ पे गैस है, जैसे एक बैलून डाल दिए हैं ताकि आपको समझ में आए। वैसे जैसे हम लोग प्रेशर को अप्लाई करते हैं, ध्यान देना, अगर मैं इसको प्रेशर को अप्लाई करूंगा तो क्या होगा, इसका वॉल्यूम धीरे धीरे घटेगा कि नहीं। तो बोलेंगे सर वॉल्यूम तो मेरा घटेगा, वॉल्यूम मेरा घटेगा। और जैसे वॉल्यूम घटेगा तो भी ऐसी बात, वहां पे आपको जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे ना, दबाते जाएंगे वॉल्यूम घटेगा, वैसे आपको ज्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। इट मीन्स प्रेशर कहीं ना कहीं बढ़ रहा है, प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ रहा। तो देखो इस चीज को फॉलो किया कि नहीं, जैसे मेरा वॉल्यूम घटा तो प्रेशर इनवर्सली है तो बढ़ा। व्हेन टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, पर टेम्परेचर मेरा कांस्टेंट रहा, जो भी टेम्परेचर है वो मेरा कांस्टेंट रखे। तो दिस इज एन वेरी गुड एग्जांपल ऑफ बॉयस लॉ। बॉयस लॉ का बहुत अच्छा एग्जांपल ये है। दूसरा चीज, आप केन का बोतल देख लो, केन का बोतल में सेम चीज होता है। केन का बोतल में भी क्या होता है कि जब हम लोग यहाँ पे प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वॉल्यूम आपका कम होता है, क्योंकि समझो मेरी बात, ये चीज समझ आया कि नहीं मेरे को बताइए, यहां तक ये समझ आ रहा है। सेम भी देखते हो पेंट वाला में, जैसे पेंट का स्प्रे होता है, यहां भी आप देखते हो जैसे हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, तो अप्लाई कर रहे हैं, प्रेशर बढ़ा रहे हैं, तो जैसे हम लोग प्रेशर को क्या किए, इंक्रीज किए, मेरा वॉल्यूम यहाँ पे कम होता है, वॉल्यूम कम होता, क्योंकि मान लेते हैं सिलेंडर के अंदर कितना गैस है, सिलेंडर के अंदर कुछ इतना मेरा गैस है, पूरा भरा हुआ गैस था, समझना भरा हुआ गैस था, और ये कुछ मेरा प्लंजर यहाँ पे है इतना से यहाँ तक का। अब जैसे इसको मैं प्रेशर अप्लाई कर रहा हूं, ये कहीं चल जाएगा, मान लो यहां तक आ गया, यहां तक आ गया, इतना तक आ गया, ठीक है, इतना तक आ गया, इतना तक मेरा आ गया, इतना तक, ये कहां तक आ गया, यहां तक आ गया, और ऐसे कुछ अप्लाई कर रहे हैं, तो यहां पे देखो वॉल्यूम कम हुआ कि नहीं, बिल्कुल सर जी, वॉल्यूम पहले इतना, मात्र मेरा इतने में ही वॉल्यूम है, इतना ही वॉल्यूम है, तो इतना से लेकर इतना तक ही वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम मेरा घटाना कब, जब प्रेशर हम लोग अप्लाई किए तब, तो प्रेशर बढ़ाएं तो वॉल्यूम घटा। तो दिस इज ए वेरी गुड एग्जांपल ऑफ बॉयल्स लॉ आल्सो, है ना। इसके अलावा आप देख सकते हो दिस वन इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ बॉयल्स लॉ। सेम चीज यहां पे आपको देखने मिलता है कि वॉल्यूम जो होता है, अगर वॉल्यूम मेरा घटता है तो प्रेशर मेरा बढ़ता है, प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं तो वॉल्यूम मेरा डिक्रीज कर रहा है। या फिर ऐसे बोल सकते हो कि वॉल्यूम को अगर मैं बढ़ाऊंगा तो मेरा प्रेशर क्या होगा, रिलीज करेगा, प्रेशर को आप कम करो तो वॉल्यूम फट से फटेगा, समझ गए, क्योंकि हम लोग यहाँ पे कंप्रेस करके रखे थे। यहाँ पे क्या होता है, जो गैस रहता है उसको बहुत ही कंप्रेस करके रखा जाता है। जैसे आप खोलते हो ना केन को, जो पेप्सी का कैन होता है उसको जैसे खोलते हो तो उसके अंदर का जो कंप्रेस है ना, दबा हुआ फट से फटता है कि भाई जल्दी बाहर निकलने दो, यानी वॉल्यूम एक्सपेंड करता है। वॉल्यूम क्यों एक्सपेंड करा, क्योंकि प्रेशर आपने घटाया, रिलीज करा, तो प्रेशर रिलीज करा तो वॉल्यूम बढ़ा। यहां भी जो टेम्परेचर था इसका, ये टेम्परेचर उस टाइम पीरियड में इसका टेम्परेचर बढ़ता नहीं है, घटता भी नहीं है। जिस भी ठंडा रहता तो ऐसा थोड़ा ना कि खोले आप तो गर्म हो गया, इस टाइम पीरियड में जो प्रोसेस हुआ, नहीं, टेम्परेचर उतना का उतना वही ठंडा उतना ही रहता है, कोई रिलीज देखने को नहीं मिलता है। तो दीज आर दी एग्जाम्पल, बेसिक एग्जाम्पल ऑफ बॉयल्स लॉ जो आप लोग को एवरीडे लाइफ में देखने को मिलता है। क्लियर, इतना समझ हो गया। चलिए अगर इतना समझ आप लोग को आ गया तो आप एक बार मुझे थम्स अप करके बोल सकते हो कि सर क्लियर है, सो दैट मैं आगे बढ़ूं और आगे न्यू कॉन्सेप्ट के बारे में बताओ। जल्दी से एक बार मुझे कंफर्म करिएगा। चलिए बताइए, इतना समझ आया आप लोग को। और इसी तरीके से समझेंगे विद द हेल्प ऑफ फिगर, डायग्राम, जितना हो सके जितना से इजी तरीके से हम लोग यहाँ पे समझेंगे, ताकि आप जो है ना वो ऐसे पढ़ो कि फिर कहीं पे भी आप लोग को पढ़ने का जरूरत नहीं है। किसी भी एग्जाम के लिए मैं तो बोलूंगा, किसी भी जेई एंड ए एग्जाम के लिए अगर आप टारगेट करोगे ना इसके बाद भी, तो कोई भी जेई एग्जाम के लिए जाते हो, ए एग्जाम के लिए जाते हो, है ना, बस गेट को में भी जो टॉपिक दिया रहा है उसको भी वैलिड कर जाएगा, है ना, सभी एग्जाम के लिए हो जाएगा, इस तरह से आपको पढ़ाया जाएगा। क्लियर है। चलिए, थैंक यू सो मच डियर फॉर रिप्लाई। इस तरह सारे स्टूडेंट प्लीज एक बार रिप्लाई करिएगा, ठीक है। हाँ, अभी क्लासेस चलेगी डियर, ठीक है। चलो फिर तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आपके। अब देखो ये, अब बोले कि सर अभी तक समझ गए सर मेरा बॉयल्स लॉ क्या बोला, लेकिन आपने ये बताया था कि गैस के बिहेवियर को स्टडी करने में हेल्प कर रहा है, लेकिन सर ये गैस का बिहेवियर क्या बता पाया, गैस का बिहेवियर क्या बता पाया, बता तो इतना पाया कि भाई साहब जब हम लोग प्रेशर को घटाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ता है,
टेम्परेचर कांस्टेंट रख के, ये बताए बिहेवियर। अब इस चीज को हम लोग ग्राफ से देखेंगे। अब यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान देने की बात है। अब यहाँ पे ध्यान क्या देंगे और इससे आपको फाइनल जो रिजल्ट निकलेगा उससे आपको एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। अब देखो ये प्रेशर एंड वॉल्यूम का मैं ग्राफ लिया, क्यों? क्योंकि यही तो मेरा चेंज हो रहा है, यहाँ पे वॉल्यूम और प्रेशर चेंज हो रहा है। तो मैंने एक साइड लिया है, वर्टिकल साइड में प्रेशर को लिया है, हॉरिजॉन्टल साइड में वॉल्यूम को लिया है। और जब मैं इन दोनों को ले लिया हूं ना, इसके बाद क्या करा हूं, और एक चीज मैंने यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से मेंशन करा है कि ये जो लॉ दिया गया है, लॉ जो होता है वो थ्योरेटिकल लॉ है, इसको प्रैक्टिकली अपनाया जाएगा तो उसमें क्या अंतर होगा वो हम लोग देखेंगे आप ग्राफ के थ्रू। तो ये मेरा थ्योरेटिकल लॉ है, राइट, यानी इसको थ्योरी को बोल लो या फिर आइडियल बोलो, प्रैक्टिकल ये नहीं है। ओके, तो दिस इज योर, जो ये लिया गया है ना, आप देख सकते हो यहाँ पे दो तरह का, एक डॉटेड तरह का दिया गया है और पूरा एक बिना डॉटेड वाला लाइन आपको नजर आ रहा है। तो ये दोनों लाइन में अंतर क्या है कि एक रियल का है और एक आइडियल है। बिल्कुल, देखो क्वेश्चन आप बोले सर क्वेश्चन कैसे एग्जाम में पूछा जाएगा, तो मुझे एक टॉपिक को पहले क्लियर तो करने दो। अब एक छोटा टॉपिक अभी तक क्लियर नहीं हुआ टॉपिक, अभी गेस लॉ पढ़ रहे हैं, तो पहले गेस लॉ का बॉयस लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ, ये सब बताने दो, एक टॉपिक क्लियर होगा उसके बाद क्वेश्चन लाएंगे, समझे ना? तो आप बिल्कुल टेंशन ना लो, क्वेश्चन करवाया जाएगा, डोंट वरी, आप उसका टेंशन ना लो, मैं A to Z करवाऊंगा, वो मेरा रिस्क है। जब वो चीज नहीं होगा एक टॉपिक कंप्लीट होने के बाद तब मेरे को बोलना। हाँ, मैं क्या बात कर रहा था, ये डॉटेड जो लाइन है ना, ये रियल का दिखाया गया। देखो ये रहा मेरा रियल का ग्राफ, जो रेड कलर से अभी मैं दिखा रहा हूं, और जो मैं ब्लैक कलर से दिखा रहा हूं ना, ये आपका किसका है? ब्लैक कलर वाला जो है ये आपका है आइडियल का। आइडियल बोले तो जो लॉ से दिया गया है, बाय लॉ, ये ब्लैक कलर का क्या? बाय लॉ है, बाय लॉ। बाय लॉ बोले तो वही P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, या V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P बोल सकते हो, व्हेन द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, ये बाय लॉ है। और रेड वाला जो है ना, ये रियल है डियर, रियल, ये रियल है, यानी एक्सपेरिमेंट करके थ्रू। अब एक्सपेरिमेंट और देखो गैस लॉ में, मतलब लॉ में और एक्सपेरिमेंट में और थ्योरी में कितना का डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है ना। अब बोलेंगे सर एक चीज मेरे को बताओ, पहले जो ब्लैक वाला लाइन है, पहले इस चीज को आप प्रूव करके दिखा, तो ये ग्राफ कैसे सही है, मेरे को समझ नहीं आ रहा है, मुझे कोई आइडिया नहीं है, तो मैं आपको समझा रहा हूं कि कैसे ये ग्राफ सही है। लॉ क्या बोला है? लॉ आप देखो तो लॉ बोला है सर V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P, ठीक है, क्या बोला है? V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P, यानी जैसे जैसे मेरा प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे वॉल्यूम मेरा घटेगा, यही होना चाहिए। बिल्कुल सर, ठीक है, देख लेते हैं। देखो मैं प्रेशर को बढ़ा रहा हूं, तो प्रेशर में क्या कर रहा हूं, मान लो यहां से मैं ले रहा हूं इतना मेरा प्रेशर अभी है ना, तो ये मेरा P1 प्रेशर है, उस टाइम पे वॉल्यूम मेरा कितना है? V1 है। अब मैं प्रेशर को बढ़ा रहा हूं, मैंने प्रेशर को बढ़ा दिया इतना, तो जैसे मैं V1 कर दिया P2 प्रेशर, वॉल्यूम ऑटोमेटिकली देखो V2 हो गया, घट गया, घटा कि नहीं? घट रहा सर। फिर मैंने प्रेशर को बढ़ाया, P3 कर दिया, वॉल्यूम देखो बढ़ रहा, घट रहा, बिल्कुल सर घट गया। फिर मैंने प्रेशर को और बढ़ाया, P4 कर दिया, वॉल्यूम और घट जाएगा। तो कहीं ना कहीं जैसे जैसे प्रेशर बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे वॉल्यूम घट रहा है। ये कहीं भी देखोगे, देखो ये और नीचे कर देते हैं, मान लो P1 के नीचे आ जाएगा P0, तो देखो यहाँ पे वॉल्यूम और बढ़ गया, क्योंकि आपने प्रेशर घटाया। प्रेशर अगर घटाया तो वॉल्यूम फिर बढ़ गया, यहाँ पे क्या था? 1 था, तो इसके नीचे P0, तो ये बड़ा है मेरा। उसके भी और नीचे करोगे, जो मान लो यहाँ पे P आपका डैश है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? आपका V0 डैश आ जाएगा, तो वॉल्यूम बढ़ा क्योंकि प्रेशर घटा। तो आप देखोगे कहीं ना कहीं ये जो ग्राफ है वो पूरी तरह से इस लॉ को फॉलो कर रहा है, बॉयल्स लॉ को फॉलो कर रहा है, तो बिल्कुल ये सही ग्राफ है। लेकिन जब हम लोग एक्सपेरिमेंट से देखते हैं तो पता चलता कुछ ऐसा, डॉटेड से एक्सपेरिमेंट वाला समझाया गया है ऐसा, मतलब कि कहने का मतलब इस ग्राफ में क्या समझ आया कि देख सकता प्रेशर कितना बढ़ा रहे बढ़ा रहे बढ़ा रहे बढ़ा रहे बढ़ा रहे बढ़ा रहे, भाई साहब वॉल्यूम में तो कोई चेंज ही नहीं आ रहा, वॉल्यूम तो यहाँ पे कुछ कॉन्स्टेंट है। वॉल्यूम मान लो जितने भी यहाँ दिया गया, मान लो 10 मीटर क्यूब है, तो वॉल्यूम 10 मीटर क्यूब ही रह रहा है, प्रेशर बढ़ते जा रहा बढ़ते जा रहा। मान लो यहाँ पे 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, हम लोग प्रेशर बढ़ा लेकिन कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। लेकिन जब बहुत प्रेशर कम था ना, तो ये वॉल्यूम फिर बढ़ता गया, फटाफट बढ़ गया, राइट। यानी कि इसका बिहेवियर तो बहुत अलग है एक्सपेरिमेंट रियल में। बट क्या किए, एक एक्सपेरिमेंट से तो कुछ नहीं होता, हम लोग क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट का वैल्यू को धीरे धीरे बढ़ाते हैं। तो यहां पे क्या करते हैं, एक दूसरा ग्राफ लिए और यहां पे फिर एक दो लाइन लिए, एक लिए ये वाला, ये एक्सपेरिमेंट को भूल जाओ, यहां पे आ जाओ, और सब में टेम्परेचर कांस्टेंट है। फिर बोलेंगे सर यहां पे टेम्परेचर वेरी क्यों करा, T2, T1, T3, ये अलग अलग एक्सपेरिमेंट का टेम्परेचर लिया गया। जैसे जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया था, इस टाइम पे टेम्परेचर जितना भी लिया गया, मान लो 70 डिग्री सेल्सियस लिए और उसको कांस्टेंट रखे, मतलब जितना भी प्रेशर धीरे धीरे घटाते जा रहे हैं, घटाते रहे घटाते रहे, वॉल्यूम मेरा बढ़ते जा रहा है ना। तो जितना भी हम लोग कर रहे हैं, टेम्परेचर 70 का मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पर, 70 है तो 70 ही रहा है। उस एक्सपेरिमेंट जो वैल्यू मुझे पता चला, अब हम लोग क्या कहें, नया एक्सपेरिमेंट लिए, इससे टेम्परेचर को थोड़ा और बढ़ा दिए, जो 70 लिए मान लो उसको 270 कर दिए, और 270 में एक आइडियल वाला ये ग्राफ है,
जो फॉलो कर रहा है। लेकिन जैसा आप रियल वाला देखे ना एक्सपेरिमेंट का, तो एक्सपेरिमेंट का क्या हुआ, ग्राफ ना एकदम सामने सामने नजर आया, सामने सामने नजर आया। मतलब समझ आया कि सर जैसे टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, फिर अब देखो टेम्परेचर ग्रेजुअली नहीं बढ़ रहा है, आपने कुछ बढ़ा कर लॉक कर दिया, जैसे इसका 70 था तो इसका 270 करके और लॉक कर दिए, लेकिन पहले वाले से ज्यादा टेम्परेचर है और इतने ही रहा, इतना ही टेम्परेचर पूरा आपका प्रोसेस में है ना। प्रेशर बढ़ रहा, वॉल्यूम बढ़ रहा, लेकिन टेम्परेचर उतना का उतना ही है, तो दोनों सामने आ गया। तो क्या किए, और टेम्परेचर हम लोग बढ़ाएं, क्या किए, और टेम्परेचर बढ़ाएं। इस बार बहुत ही हाई टेम्परेचर कर दिया, इसीलिए देखो टी नॉट का टेम्परेचर सबसे ज्यादा है। तो जब बहुत हाई टेम्परेचर में देखते हैं, इस टाइम पे टेम्परेचर मेरा क्या है, बहुत ही हाई है, टेम्परेचर जो बहुत ही हाई है, तब पता चला कि रियल और आइडियल एक लाइन में जाकर टच कर दे रहा है। देखो डॉटेड वाला भी और लाइन वाला भी, जैसे रेड कलर से मैं दिखा देता हूं आपको, क्या रेड कलर से मैं दिखा देता हूं आइडियल वाला और रियल वाला, जो भी समझ लो इन दोनों को, दोनों एक जैसा के टच कर गया। मतलब कि रियल गैस और आइडियल गैस एक जैसा बिहेवियर को शो करता है एट हाई टेम्परेचर। तो यहां से आपका बन के आ जाता है एक और एक क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन क्या है, वो आपका क्वेश्चन है ये, एट हाई टेम्परेचर रियल गैस बिहेवियर इज मोर क्लोज टू आइडियल गैस। समझ गए हैं, ये आपका क्वेश्चन यहां से बन जाता है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बताइए, ये समझ आया। और उसी तरह से एट हाई टेम्परेचर दूसरा फॉर्म में इसको लिखा जाता है कि एट हाई टेम्परेचर सुपर हीटेड गैस बिहेव लाइक एन आइडियल गैस, एट हाई टेम्परेचर रियल गैस बिहेव लाइक आइडियल गैस। बात एक ही है ना। चाहे मैं बोला गया कि भाई साहब सुपर हीटेड गैस, तो बात वही है, हाई टेम्परेचर का बात कर रहा है। सुपर हीटेड मतलब हाई टेम्परेचर में आइडियल गैस की तरह बिहेव करता है रियल गैस, है ना, वही बात करा गया। समझ गए हैं। तो इस बात का आप लोग को ध्यान में रखना है, इस बात को ध्यान में रखना है। अब आइडियल गैस और रियल गैस क्या होता है, अगर आपको यह जानना है, तो आइडियल गैस जो होता है वो एक्सपेरिमेंटल बेस्ड नहीं रहता है, वो थ्योरी बेस्ड रहता है, थ्योरी पे बेस्ड रहता है। और रियल गैस जो होता है वो एक्सपेरिमेंट होता है, जो दुनिया में दिखाई, एक्चुअल में देखने, जो एक्चुअल गैस होता है ना, जो एक्चुअल गैस होता है, जो एक्सपेरिमेंट का गैस होता है, वो होता है आपका क्या, एक्चुअल। जैसे बोलते हो कि सर मैं डेली 10-10 घंटा पढ़ूंगा, वो आइडियल हो गया, थ्योरी हो गया। और आप पढ़ रहे हो कैसे, कभी 6 घंटा, कभी 7 घंटा, कभी 8.5 घंटा, कभी मान लो 10 घंटा आपने पढ़ दिया, कभी इस तरह से, तो हो गया आपका क्या, वो हो गया आपका एक्चुअल। तो दिस इज दी डिफरेंट बिटवीन बोथ। लेकिन पता ये चला कि हाई टेम्परेचर में दोनों एक जैसा बिहेवियर को शो करता है। तो ये पता चला बॉयल्स लॉ से। बॉयल्स लॉ से एक चीज समझ आया कि अगर आप आइडियल और रियल गैस को एक जैसा करना चाहते हो, है ना, तो आपको टेम्परेचर को हाई रखना पड़ेगा। तो एक चीज मेरे को पता चला। चलिए अब यहां पे और एक चीज हेल्प करने के लिए सामने आते हैं भाई साहब, चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ सामने आते हैं। अब चार्ल्स लॉ और एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, और उस एक्सपेरिमेंट से ये बोलते हैं वो कि अगर इस बार आप प्रेशर को कांस्टेंट रखते हो, अगर आपने प्रेशर को कांस्टेंट रखा, तो जो वॉल्यूम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मेरा टेम्परेचर का। मतलब जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा वैसे वैसे मेरा टेम्परेचर भी बढ़ेगा, जैसे जैसे मेरा वॉल्यूम बढ़ेगा वैसे वैसे टेम्परेचर भी बढ़ेगा। जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे कि प्रेशर यहाँ पे कांस्टेंट है, प्रेशर लॉक कर दिया गया 1 बार में, 1 बार में। देखो प्रेशर यहाँ पे जो मेजर किया जा रहा है, कोई प्रेशर मेजरिंग यूनिट लगा दिया डिवाइस, जिसका प्रेशर देख सकते हो यहाँ भी 1 बार है, एंड यहाँ भी आप लोग को 1 बार ही नजर आ रहा होगा प्रेशर, क्लियर। लेकिन अगर आप देखते हो वॉल्यूम यहाँ पे इतना था, यहां से लेकर यहां तक वॉल्यूम था, वॉल्यूम यहाँ पे बढ़ा दिया गया, यानी वॉल्यूम जितना भी था ये वॉल्यूम यहाँ पे बढ़ चुका है, यानी यहाँ पे कम वॉल्यूम था, यहाँ ज्यादा था, तो वॉल्यूम यहाँ पे बढ़ा है। तो जब वॉल्यूम बढ़ा है तो देखो टेम्परेचर भी कहीं ना कहीं बढ़ गया है। ये रेड कलर से टेम्परेचर दिखा जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक का समथिंग टेम्परेचर है, जितना भी था समथिंग एक्स था, तो इसका वैल्यू जो है बढ़ चुका है। तो टेम्परेचर भी बढ़ा, वॉल्यूम भी बढ़ा, बट प्रेशर कॉन्स्टेंट है। ओके क्लियर है दीपक, थैंक यू सो मच डियर। तो यहां से मेरे को ये पता चला, यानी कि फिर उसी तरह से बात आ जाता है कि सर प्रोपोर्शनल हटेगा तो कांस्टेंट जुड़ेगा, तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, तो इज इक्वल टू करेंगे तो कांस्टेंट एक डाल दो c एंड t। तो अब क्या करेंगे, t को नीचे करेंगे तो v बाई टी इक्वल टू कांस्टेंट। बट ये तो एक पॉइंट के लिए होगा, जैसे इसी एक पॉइंट के लिए होगा, इस पॉइंट में समथिंग मेरा प्रेशर है, समथिंग मेरा टेम्परेचर है ना, समथिंग मेरा टेम्परेचर है और प्रेशर तो मेरा कांस्टेंट ही है, तो समथिंग मेरा p है, समथिंग मेरा t है। लेकिन जब इस पॉइंट में चल गया तो इसका टेम्परेचर चेंज, सॉरी वॉल्यूम एंड टेम्परेचर होगा ना चेंज, तो वॉल्यूम यहाँ पे चेंज हो गया और यहाँ पे टेम्परेचर भी चेंज हो गया, तो बोल सकते हैं इसको V1 एंड T1, इसको बोल सकते हैं V2 एंड T2, राइट, व्हेन द प्रेशर रिमेन कांस्टेंट। तो ये प्रोसेस के लिए अगर लिखेंगे तो प्रोसेस के लिए कैसे लिखेंगे, बस चूंकि यहाँ बोला V बाई टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो हो जाएगा V1 बटा T1 इक्वल टू V2 बटा T2, V2 बटा T2। ये हो गया फॉर अ प्रोसेस, ये लिखा गया फॉर
फॉर अ प्रोसेस। ठीक है, ये समझ गए। और कोई अगर बोले V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T, तो कैसा है, ये है बाय आइडियल, यानी थ्योरी लॉ है, दिस इज योर थ्योरी बेस्ड लॉ। एक्सपेरिमेंट अभी तक नहीं हुआ, एक्सपेरिमेंट करेंगे तब देखेंगे। अब चलो पहले इसका एग्जांपल समझ लेते हैं कि रियल लाइफ में क्या है, इसका एग्जांपल कहीं पे है, बिल्कुल है। सबसे अच्छा आपका बैलून। बैलून में अगर हमें कभी आप क्या करते हो, जैसे फूंक मारते हो तो बड़ा होते जाता, बड़ा होते जाता, बड़ा होते जाता है ना, बड़ा होते जाता है। बड़ा क्यों होता है पता है रीजन, क्योंकि ये जो आपका बैलून रहता है रबड़ के फॉर्म में रहता है, जैसे फूंक मारते हो आपके अंदर में गैस टेम्परेचर रहता है, क्योंकि हवा भी गर्म रहता है। आप एक काम करो, हाथ सामने ला और फूको, क्योंकि आपके शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। इनहेल करते हो ऑक्सीजन, एक्सेल करते हो कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो आपका हॉटर रहता है, गर्म रहता है, तो उसको क्या करता है और वार्म कर देता, तो धीरे धीरे उसका वॉल्यूम भी बड़ा होने लगता है। वैसे तो एयर के चलते भी होता, आप सिर्फ यही नहीं बोलोगे कि गर्मी के चलते एक्सपेंड करता है, लेकिन अगर आप मान लो एक बैलून को इतना आपने कर रखा है फुला के, और अगर आप गर्मी में छोड़ दोगे ना तो थोड़ा बहुत इसका वॉल्यूम तो जरूर ही बढ़ेगा। एयर नहीं आप इंक्लूड करोगे तब भी आप बोलोगे सर फूकते तो एयर की वजह से बड़ा होता है, लेकिन कहीं ना कहीं टेम्परेचर की वजह से, जब ये इसका टेम्परेचर मेरा बढ़ता है तो इसका वॉल्यूम भी इंक्रीज करता है। और सर और एक दो एग्जांपल बता, बिल्कुल मैं बताऊंगा डियर, भर भर के यहां पे बताऊंगा। देखो एग्जांपल टायर्स आ गया। टायर्स में अगर बात करेंगे, जैसे मेरा टेम्परेचर बढ़ता है गर्मी के दिन में, ये थोड़ा क्या एक्सपेंड कर जाता है, एक्सपेंड हो जाता है, फैल जाता है। रबड़ देखता है, रबड़ गर्मी के चलते एक्सपेंड कर जाता है, तो ये बढ़ जाता है। लंग्स का भी बात ले लो, ये भी वॉल्यूम इसका एक्सपेंड कर जाता है टेम्परेचर इंक्रीज करने से। पिंग पोंग बॉल जो होता है, यहां भी आप देखते हो रबड़ वाला मटेरियल रहता है, तो गर्मी के चलते एक्सपेंड कर जाता है, फैल जाता है। बैलून तो मैंने कह ही दिया है ना। इसके अलावा ब्रेड वगैरह देख लो, गर्मी के चलते एक्सपेंड कर जाता, ठंडा में सिकुड़ जाता बेचारा, है ना। हॉट एयर बैलून का बात करेंगे, या फिर मैं फ्लोटर वगैरह जो होता है, फ्लोट्स जो होता है ना, फ्लोट्स वगैरह जो कभी अगर आप स्विमिंग पूल में या फिर कभी गए होंगे तो इस तरह का प्लास्टिक का मिलता है, जिसमें आप इसके बीच में चल जाते हैं और बच्चे खासकर इसका यूज करते हैं। वो गर्मी के दिन में थोड़ा एक्सपेंड हो जाता है, कंट्रैक्ट हो जाता है ठंडे के दिन में। आप देखोगे ये कई सारा देखोगे वुड में भी, जो अगर आप घर का दीवार, जो आप घर में हम लोग डोर लगाते हैं ना, डोर लकड़ी का होता है, तो उसमें क्या देखोगे आप, ठंडा के दिन में थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, समझ गए कि नहीं। और आप देखोगे गर्मी के दिन में एक्सपेंड कर जाता है, तो ये भी आप लोग को देखने को मिलता है, समझ गए। तो ये सभी चीज देखने को मिलता है। सेम चीज मेटल में भी कई बारी देखने को मिलता है ना। मेटल में भी एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है। खैर यहाँ पे आप चीजें समझ गए होंगे कि इस तरह से ये मेरा काम करता है, रियल लाइफ में भी ये चीज मेरे को फेनोमेना होता है। अब बात करते हैं कि सर आइडियल और रियल में कितना डिफरेंस होता है, वो जरा जान लेते हैं। अब कब ये दोनों मेरा इक्वल होगा वो देख लेते हैं। चलो तो ये देख सकते हो फिर से पीटी इस बार क्यों कि इस बार प्रेशर और टेम्परेचर का ग्राफ लिए हैं, तो फिर से एक मनी में वॉल्यूम लिया हूं वर्टिकल में, हॉरिजॉन्टल लिया हूं टेम्परेचर में। और एक जो यहां पे लिया गया, जैसे मैं अभी रेड कलर से जो मैं दिखा रहा हूं, ये मेरा है आइडियल का। अब आइडियल का आपको एकदम स्ट्रेट लाइन बन रहा है। क्यों स्ट्रेट लाइन बन रहा है, क्योंकि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है, राइट। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है, इसीलिए, है ना, इसीलिए यस यस यस, वो भी आप एग्जांपल ले सकते हो। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, तो जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ेगा। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे मेरा 10 है, यहाँ 20 है, यहाँ 30 है, यहाँ 40 है ना, यहाँ 50 है, यहाँ 60 है। और ये मेरा क्या डिग्री सेल्सियस, सब 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री सेल्सियस। और ऊपर में कहीं क्या जा रहा, कुछ ऐसे करके ले लेते हैं एकदम इक्वल इक्वल डिवीजन में, है ना, इस तरह से। तो ये भी मेरा क्या वॉल्यूम है, तो मान लो 10 मीटर क्यूब, 20 मीटर क्यूब, 30 मीटर क्यूब, 40 मीटर क्यूब, 50 मीटर क्यूब एंड 60 मीटर क्यूब। तो कहीं ना कहीं ये जाएगा, ये कहीं जाएगा, जाके एक जगह पे जाके मीट करेगा, एक जगह जाके ये मेरा मीट कर रहा है। फिर ये कहीं जाएगा, यहाँ कहीं गया, यहाँ कहीं जाए, जाके मीट करेगा, ये कहीं गया, ये जाके करेगा, एक जगह जाके मीट करेगा, ये जाके मिलेगा तो एक ही जगह पे, ठीक है। यानी कि इसका अगर लाइन को जहां जहां मीट कर रहा सब कोई, वहां अगर ले लेते हैं इस तरह से, तो आपका बनता तो है स्ट्रेट लाइन ही। तो जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है वो स्ट्रेट लाइन ही देखने को मुझे मिलता है, क्लियर, ठीक है। और जब इन्वर्सली रहता है तो आप देखिए ग्राफ कुछ कैसा रहता है, इस तरह का रहता है, हमेशा आपको इस तरह का देखने को मिलता है। इस तरह का स्लोप आपको देखने को मिलेगा, एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, तब इस तरह का स्लोप बनता है। ये कभी भी दिमाग लगाना, जब इन्वर्सली रहता है तो ऐसा स्लोप बनता है, और जब दोनों का वैल्यू एक साथ बढ़ता घटता है तो ऐसा स्लोप बनता है, स्ट्रेट लाइन वाला, ठीक है। इतना समझ गए। अब ये जो मैंने बताया, ये अभी बताया कि लॉ वाला है, और लॉ क्या आइडियल है, यानी थ्योरी बेस है, थ्योरेटिकल है लॉ, राइट। अब एक्सपेरिमेंट जब करेंगे, बाय एक्सपेरिमेंट से मेरा जो रियल गेस निकलता है वो देखने को मिला कि भाई साहब ये इतना डिफरेंस है। स्टार्टिंग में जब टेम्परेचर बहुत ही कम रहता है, देखो प्रेशर यहाँ पे क्या, वॉल्यूम तो कम है ही, टेम्परेचर बहुत ही लो है, लो टेम्परेचर में आपका देखने को मिलता है बहुत ही डिफरेंस। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, जब वेरी हाई टेम्परेचर आ गया ना, तो दोनों एक लाइन पे एक के ऊपर एक आ गया। इट मीन्स फिर से मुझे पता चला
फिर से मुझे पता चला कि हाई टेम्परेचर में रियल गैस और आइडियल गैस एक जैसा हो जाता, क्लोज टू आइडियल, एक जैसा लगभग देखने को मिलता है। तो ये भी उस चीज को प्रूव किया भाई साहब। मतलब ये समझ आया कि कहीं ना कहीं जो मेरा पहले दिया था बॉयल भाई साहब जो बोले थे वो गलत नहीं बोले थे, वो सही बोले थे। कि बॉयल्स भी बोले थे कि हाई टेम्परेचर में रियल गैस और आइडियल गैस मोर क्लोज होता है, एक जैसा देखने को मिलता है बिहेवियर। और चार्ल्स भी इस चीज को प्रूव कर दिया जब प्रेशर को कांस्टेंट रख के आया, रिजल्ट तो सेम ही आया। क्या सेम आया कि हाई टेम्परेचर में रियल गैस और आइडियल गैस एक जैसा होता है। तो दोनों से इस चीज का ऑथेंटिकेशन मिला कि आइडियल और रियल गैस अलग तो होता है लेकिन हाई टेम्परेचर में दोनों एक जैसा बिहेवियर को शो करता है। तो इतना कुछ मुझे पता चला। आगे बढ़ा जाए, अब बारी आता मेरा एवोगैड्रो भाई साहब का। अब फिर से एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने और कुछ रिसर्च किया और इन्होंने कुछ और चीजों के बारे में बताया। तो एक बारी फिर से आप मेरे को बताओ, क्या यहां तक जो मैंने कहा यह भी आप समझ गए? एक बारी कंफर्म करिएगा, बताइए। जल्दी से रिप्लाई करिए, मैं आगे बढ़ूंगा। मैं इसी यही चीज आपसे पूछूंगा और लाइव का मतलब यही होता है। एक कॉन्सेप्ट को मैंने बताया, मैंने आपसे पूछा, आपको रिप्लाई करना है यस सर क्लियर और फिर आगे बढ़ना है। और एक चीज आप लोग बताओ, मजा आ रहा है कि नहीं पढ़ने में? सभी चीजें क्लियर तो हो रहा ना आप लोग को A to Z, है ना? क्या आप लोग को समझ आ रहा है? अभी आपको डेली चलेगा, डोंट वरी, डेली लाइव क्लासेस चलेगा, है ना? समझ तो आ रहा है ना? सारे बच्चे रिप्लाई करें, चाहे मैं विकास का बात करता हूँ, मनीष का बात करता हूँ, दीपक का बात करता हूँ, है ना, सचिन का बात करता हूँ, ठीक है, या सुरेंद्र बात करता हूँ, एवरीवन, वियान हो गए, सभी बच्चे रिप्लाई करिएगा। चलिए, वेरी नाइस। मनीष समझ आ रहा सर? एक सेकंड। दिर्वेश क्लियर है सर? सचिन यस सर क्लियर, ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर रिप्लाई। चलो नेक्स्ट आ जाता है मेरा एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो लॉ क्या बोलता है? ये भी एक लॉ दिया, ये बोला ना कि इस बार हम लोग अगर टेम्परेचर को और प्रेशर को दोनों को कांस्टेंट, ये भाई साहब कुछ नेक्स्ट लेवल तक पहुंच गए, है ना। इन्होंने कहा कि अगर मैं टेम्परेचर को और प्रेशर को, टेम्परेचर प्रेशर दोनों को कांस्टेंट रख लेता हूं ना, दोनों को क्वेश्चन लग लेता हूं, तो इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मुझे देखने को मिलता है अगर हम लोग इक्वल वॉल्यूम का दो कंटेनर लेते हैं। समझ नहीं आया? कोई बात नहीं, समझाता हूं। देखो, सपोज करो कि ये एक आपके पास एक कंटेनर है, मैं जो फिगर बना रहा हूं उसको ध्यान देना, ये एक मेरा दूसरा कंटेनर है, दो सेम कंटेनर है, दो क्या है मेरा सेम कंटेनर है। एक में मेरा क्या है हाइड्रोजन है, एक में हम लोग हाइड्रोजन गैस को लिए हैं और दूसरा में मैंने ऑक्सीजन गैस को लिया। तो दोनों अलग अलग डिफरेंट तरह का गैस है, बट एक इंपॉर्टेंट है कि टेम्परेचर दोनों का सेम है और दोनों का प्रेशर सेम है, कांस्टेंट है। अगर इसका 30 डिग्री सेंटीग्रेड है मान लेते हैं तो ये भी 30 मेरा होगा। अगर इसका प्रेशर मेरा है मान लो 10 बार है तो इसका भी मेरा प्रेशर क्या होगा? प्रेशर इक्वल टू 10 बार होगा। तो ये दोनों मेरा कांस्टेंट रहता है। तो ये अगर दोनों कांस्टेंट है और दोनों मेरा इक्वल वॉल्यूम है, जैसे मतलब हाइड्रोजन का भी अगर इसमें लिया गया, सपोज करो कि हाइड्रोजन को कितना वॉल्यूम लिया गया है, सपोज करो 10 लिया गया है वॉल्यूम मीटर क्यूब, और ऑक्सीजन का भी 10 आपका वॉल्यूम है, समझ गए? तब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होगा, देन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम। समझ गए? मतलब इसमें सब कुछ सेम सेम का बात करा गया है। फिर से आपको समझा देता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा, पक्का है। देखो मैं क्या कहा कि अगर टेम्परेचर प्रेशर दोनों का सेम रहा और इक्वल वॉल्यूम लिया गया गैसेस का, बट अलग अलग गैस है, एक में हाइड्रोजन गैस लिया गया और एक में हम लोग ऑक्सीजन गैस लिए, एक में क्या लिए हाइड्रोजन गैस, एक में ऑक्सीजन गैस, लेकिन दोनों एक जैसा लिए। मतलब इसमें भी लिए हम लोग, जैसे यहां देखो 50 ml लिया गया है, तो अगर 50 ml हम लोग हाइड्रोजन लिए और 50 ml ऑक्सीजन लिए, लेकिन है तो ऑक्सीजन अलग हाइड्रोजन अलग, लेकिन दोनों का अगर प्रेशर और टेम्परेचर सेम रहेगा तो इसके अंदर का जो मोलिक्यूल रहेगा वो सेम रहेगा। जैसे अगर हाइड्रोजन में सपोज करो मेरा 1000 मोलिक्यूल है, 50 ml में 1000 मोलिक्यूल रहेगा हाइड्रोजन का, तो इसमें भी मेरा 1000 मोलिक्यूल रहेगा ऑक्सीजन का ही, अगर टेम्परेचर प्रेशर सेम है और इक्वल वॉल्यूम लिया गया है तो। इक्वल वॉल्यूम लिया गया है तो सेम चीज यहां पे समझा दिया गया है। देखो, बोथ हैव सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर and both have equal volume, then both have equal number of molecules. That is the law, that is the Avogadro law. तो ये मेरा बोलता है Avogadro law। क्लियर? दिस इज योर Avogadro law। अब जब ये तीनों लॉ आपको समझ में आ गया, अब इन तीनों लॉ को बोला गया कि भाई सब तो कहीं ना कहीं गैस के बारे में ही बता रहा है,
तो इन तीनों लॉ को मिला के ना एक नया लॉ बनाया गया, और उस नया लॉ से इन तीनों के बारे में समझ में आता है। चलिए, सुरेंद्र बोल रहे हैं सर कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छे से अच्छा है पर स्लो। हाँ कोई नहीं, आपका फर्स्ट लेक्चर है ना, डोंट वरी डोंट वरी। क्योंकि ये फर्स्ट लेक्चर मुझे पता है मैं स्लो चल रहा हूँ, क्योंकि आप यहाँ पे समझो जैसे सुरेंद्र, देखो मैं आपको सबको लेके चल रहा हूँ, है ना। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जिनको थोड़ा बहुत समझने में दिक्कत आ रही है ना, दैट्स वाई मैं लेके चल रहा हूँ। तो आप बिल्कुल ना लो, फर्स्ट सेशन है, मैं धीरे धीरे आगे बढ़ूंगा, आप बिल्कुल टेंशन ना लो, है ना। टाइम के साथ तो लोग बढ़ जाएंगे, स्पीड तो हमारे हाथ में है। तो देखो अब आ जाता है मेरा बॉयस लॉ, चार्ल्स लॉ एंड एवोगाड्रो लॉ। इन तीनों लॉ को अगर मिला दिया जाए, अच्छा यहाँ पे बहुत सारे जो स्टूडेंट जो रहेंगे, सारे स्टूडेंट सब अलग अलग बैकग्राउंड से जो होंगे, सबको मेरे को बताना कि आप लोग का स्पीड कैसा लग रहा है, स्पीड जितना चल रहा है वो सही है ना, या फिर मैं इसको और थोड़ा फास्ट कर दूं। आप लोग ये रिप्लाई करिएगा जरूर, उसके बेसिस में मैं नेक्स्ट क्लास लूंगा, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट सेशन था तो मुझे तो अपने लाइफ पे चलना है, जैसा आप बोलोगे उसके अकॉर्डिंग मैं चेंज करूंगा, ठीक है। चलिए, अब इन तीनों लॉ को मिला के बनाया गया क्या, देखो जैसे मेरा बॉयस लॉ बोला था वॉल्यूम इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, चार्ल्स लॉ बोला था वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और एवोगाड्रो बोला था कि अगर नंबर ऑफ वॉल्यूम सेम रहेगा ना तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी सेम देखने मिलेगा इफ प्रेशर एंड टेम्परेचर आर सेम। तो ये तीनों लॉ मिला। अब तीनों लॉ को अगर मिला देते हैं, एक साथ कर देते हैं, तो तीनों में वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम को कांस्टेंट ले लिया गया, और दोनों में तीनों में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और एन और टी ऊपर में आएगा और पी नीचे में आएगा, तो कुल मिला के वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन और टी, और नीचे में पी। अब इस चीज को और मैं कैसे लिख सकता हूं कि P को अगर उधर ले जाता हूं तो क्या जाएगा, P भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन टी, और फिर से वही कॉन्सेप्ट कि अगर प्रोपोर्शनल हटता है तो एक मेरा आके कांस्टेंट जुड़ेगा, तो P भी इक्वल टू कांस्टेंट क्या जुड़ता है, एक R आके जुड़ गया एन टी, तो दिस इज योर कांस्टेंट के बदले आके जुड़ा, और ये R होता है मेरा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अब ये जो नया बनाना लॉ, ये लॉ, इस लॉ को बोलते क्या है, इस लॉ को कहा जाता है आइडियल गैस इक्वेशन। क्या कहा जाता है, आइडियल गैस इक्वेशन। तो आइडियल गैस इक्वेशन जो होता है वो होता है पीवी इक्वल टू एनआरटी। अब यहाँ पे एनआरटी क्या हो जाता है, पी होता है मेरा प्रेशर, वी हो जाता है मेरा वॉल्यूम गैस का, प्रेशर ऑफ गैस, वी इज द वॉल्यूम ऑफ गैस, एन जो होता है ये नंबर ऑफ मोल्स होता है, आर जो होता है वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, जिसका वैल्यू याद रखना 8.314 किलो जूल पर मोल केल्विन होता है, या फिर अगर किलो जूल में ना बोल के ओनली जूल में बोलेगा तो 8314 जूल पर मोल केल्विन होता है। समझ गए। चलिए, ये हो गया। और टी जो होता है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है। अब और एक चीज, सर ये मेरा एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब होता है टेम्परेचर इन केल्विन, टेम्परेचर इन केल्विन। क्योंकि देखो आप जो है ना टेम्परेचर में कई तरह से हम लोग स्टडी करते हैं उसका, जैसे टेम्परेचर को हम लोग डिग्री सेल्सियस में लेते हैं, टेम्परेचर को हम लोग फ़ारेनहाइट में लेते हैं, टेम्परेचर को हम लोग रैंकाइन में लेते हैं, टेम्परेचर को हम लोग केल्विन में लेते हैं, लेकिन जब भी एब्सोल्यूट टेम्परेचर की बात करा जाए तो आपको टेम्परेचर को केल्विन में ही लेना है। और कैसे करते हैं, डिग्री सेल्सियस से में केल्विन हम लोग प्लस 273.15 को जोड़ देते हैं। जैसे अगर कोई बोलेगा कि 27 डिग्री सेल्सियस है तो इसमें प्लस 273 हम लोग जोड़ देंगे तो 300 हो जाएगा, और 300 केल्विन, मतलब डिग्री सेल्सियस में केल्विन में आने के लिए 273 को जोड़ दिए। और कैलकुलेशन में ऑलवेज आपको केल्विन में ही लेना है, और इन थर्मोडायनेमिक्स आपको टेम्परेचर केवल और केवल केल्विन में ही स्टडी करना है। आप बोलेगे सर इसके पीछे का कोई रीजन है, बिल्कुल बहुत बड़ा रीजन है। रीजन ये है कि केल्विन जो होता है ये हमेशा पॉजिटिव होता है, ये कभी भी नेगेटिव हम लोग जा सकते हैं लेकिन जाते नहीं है, और ना ही ये जीरो हो सकता। क्यों, क्योंकि वॉयलेट कर जाता है कि लॉ को, जिसको कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लॉ। जब लोग सेकंड लॉ को पढ़ेंगे तब मैं आपको समझाऊंगा कि क्यों केल्विन को हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, क्योंकि सेकंड लॉ अगर वॉयलेट हो जाता है तो थर्मोडायनेमिक्स का लॉ ही गलत हो जाता है, फिर आप कोई भी इंजन आप लगा ही नहीं सकते हो उसमें। इसलिए हम लोग केल्विन लेके चलते हैं क्योंकि हमेशा पॉजिटिव होता है। चलो, इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग यहाँ पे रखते हैं क्लास को, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे डिस्कस करेंगे। यहां से मुझे और एक कॉन्सेप्ट में बताऊंगा इसके बाद, और उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे क्या कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ, जो मैंने गैस कहा, जो ये बोला कि गैस ऑलवेज मोशन में था, इसका कुछ अजम्पशन होता है। फिर हम लोग रियल गैस और आइडियल गैस के बीच का डिफरेंस समझेंगे आगे के क्लास में, और डिफरेंस के बाद हम लोग और कुछ चीजें धीरे धीरे हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे। तो इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखो फंडामेंटल 2-3 क्लास बहुत ही बेसिक रहेगा, ताकि आपको थोड़ा डेप्थ वाइज में बताऊं, और आप लोग ये बताना कि स्पीड सही है या नहीं। सारे के सारे स्टूडेंट मेरे को बताना स्पीड क्या आपको सही समझ में आ रहा है ना, वो मेरे को जरूर मुझे बताइएगा। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।